आरएम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अर्नव और अमन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अर्नव भूत प्रेतों पर यकीन रखता था, लेकिन अमन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन अमन ने अर्नव से कहा, तुझे ये भूत भूत पर भरोसा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव ने मुस्कुरा कर कहा, अब मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। मुझे तो यकीन है, तुझे नहीं है तो ना ही सही। अमन ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे? जब भूत प्रेत जैसा कुछ है ही नहीं तो इन सब बातों पर यकीन ही क्यों रखना? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। आगे उसने 2 पल सोच कर कहा, हाँ, वो कॉलेज से थोड़ा आगे एक जो कब्रिस्तान है ना, मैं आज पूरी की पूरी रात वहीं पर बिता के दिखाऊंगा। ये सुनकर अर्नव ने कहा, पागल हो गया है क्या? वहां जाएगा, वो भी रात को? ये तो मौत को दावत देने जैसी बात है। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? तो इस पर अमन ने कहा, जरूर करूंगा, मैं जरूर जाऊंगा, और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। अर्नव के लाख मना करने के बावजूद भी अमन उस रात कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रात को अंदर जाना मना है। अमन वो लिखा हुआ पढ़कर भी उसे अनदेखा करके अंदर चला गया। अमन ने कब्रिस्तान में लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। वो दरवाज़ा पुराना होने की वजह से बड़ी ही डरावनी आवाज़ के साथ खुला। अमन ने कब्रिस्तान में कदम रखा और दरवाज़ा उसी भयानक आवाज़ के साथ बंद हो गया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने आसपास नज़र घुमाई। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बस वहाँ एक छोटा सा लैंप लगा हुआ था, जिससे लैंप के आसपास की कुछ ही चीज़ें देखी जा सकती थी। हवा की वजह से पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रहे थे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि कहीं दूर रो रहे कुत्तों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रहे थे। चारों ओर जूनी पुरानी धूल लगी कब्रें थी। कब्रें जो नई बनी हुई थी, तो वहीं कई कब्रें टूटी फूटी और पुरानी भी थी, और कहीं कहीं पर कब्र बनाने के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। वहाँ का नज़ारा शरीर में कंपन ला देने वाला था। अमन चारों ओर देखे जा रहा था। तभी उसे खुद के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक छोटी बनी कब्र पर पड़ी। उस कब्र के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। अमन ने अपने आप से कहा, एक बच्चा, वो भी यहाँ इतनी रात को? लगता है गलती से आ गया होगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अमन उस लड़के के पास गया। वो लड़का मैले फटे कपड़ों में एकटक उस छोटी सी कब्र को ही देखे जा रहा था। अमन को अंधेरा होने की वजह से वो लड़का साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अमन के पूछने पर भी उस लड़के में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उसने अमन की बात सुनी ही नहीं। कोई जवाब ना मिलने पर अमन ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? इतना पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब की बार अमन ने थोड़ा जोर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? ये सुनकर वो बच्चा अमन की ओर मुड़ा। बालों में मिट्टी लगी हुई, आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और जैसे खून ही ना हो, बिल्कुल वैसा शरीर। उस लड़के को देखकर ही अमन के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई।
उस बच्चे ने अपना हाथ उठाकर उंगली से उस कब्र की ओर जहां वो देखे जा रहा था उस तरफ इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमन कुछ प्रतिक्रिया दे पाए, उससे पहले ही वो बच्चा काले धुएं में तब्दील होकर एक पल में ही उस छोटी सी कब्र में समा गया। अमन ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन उसे ये ज़रूर एहसास हो गया कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बस जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहता था। वो वहाँ से घबराकर जल्दबाजी में भागा। अमन अभी बहुत सारी कब्रों के बीच में था। तभी अमन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर 2 पल के लिए वो वहीं रुक गया। अचानक ढेर सारे लोगों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें इतनी तेज और भयानक थी कि अमन ने अपने कान अपने हाथों से कसकर बंद कर दिए। वो वहाँ से जैसे तैसे निकला। थोड़ा आगे जाते ही वो अचानक किसी चीज़ को देखकर मानो अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा मिट्टी से सने बालों से ढका था। धूल मिट्टी में और पुराने होने की वजह से फटे कपड़े पहने हुए, जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था, वैसी औरत अमन के सामने खड़ी थी। उसने अमन को देखकर अपना हाथ उठाकर अमन की ओर धीरे धीरे बढ़ाया। अमन को ये देखकर पसीने छोड़ गए। उसका गला डर से सूख गया और वो देखते ही देखते धड़ाम से गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसे रात में हुए हादसे की वजह से तेज बुखार आ गया था। उस रात के बाद से अमन, जो किसी चीज से नहीं डरता था, आज उसकी धड़कन छोटी सी छोटी बात में भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आखिरी लोकल भी छूट ही जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ ही गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर रोज जाकर रोज वाली अपनी सीट पर कोने में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें और उसकी रूह को काफी सुकून दे रहे थे। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट डब्बा खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे, इसीलिए डब्बा खाली है। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान
और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ गई कहाँ। यही सोचते सोचते जब उसने नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने दिखा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डिब्बा भरा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डिब्बे में जाता हूं। रात 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या कोई परिंदा भी इस डिब्बे में पर नहीं मारता। कहते हैं भूतिया डिब्बा है। तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात में इसी डिब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं भी सो ही गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा ही लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी अपना पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका भयानक चेहरा देखा, टूटा हुआ, अधकुचला। उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूं। मेरी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने पकड़कर मुझे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, मैं यहाँ हूँ गेट के पास। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं 2 मिनट के लिए वहां से हिल नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता,
लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी कि उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई देने लगी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, बस तुम दूर रहो। वो आदमी जो अभी एकदम ठीक था वो अचानक से बोला, आज तो नहीं बच पाएगा, आज तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो आदमी एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसने दोबारा से नीचे छलांग लगा दी। मैं इस बार भी भौचक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और बार बार ट्रेन से नीचे कूदने के बाद वो वापस कैसे आ जाता है। मगर तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पांव जैसे मेरे वश में नहीं हो। मैं एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। दरवाजे के छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर पर से वश पूरी तरह से छूट गया था। मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं था और तभी एकदम से मैंने नीचे छलांग लगा दी। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। उस आदमी ने अपनी कहानी खत्म कर दी। आप बीती खत्म होने के बाद तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ आप बड़े अच्छा सुनाते हैं। वैसे ये 4 दिन पहले की बात है ना? अगर आपने ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो जिंदा ही नहीं होते, ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। तो फिर उस आदमी ने बीड़ी फेंकते हुए तुषार की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? ये सुनकर तुषार को दोबारा से हंसी आ गई। उस आदमी ने भी मुस्कुरा दिया। वो आदमी अपनी सीट पर से उठकर वहां से दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके जैकेट के पॉकेट में से अखबार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तुषार ने उस टुकड़े को उठाया और उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। तुषार ये देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो वहीं पर जैसे जम सा गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो उसमें उसने देखा कि वो अखबार 4 दिन पहले का है। उसमें आर्टिकल छपा था, एक इंसान ने
ट्रेन से कूद कर की आत्महत्या, और उस इंसान की तस्वीर भी छपे हुए थे। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अभी तुषार को कहानी सुना रहा था और जिसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगाई। तुषार की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने जो सब कुछ कहा वो सब सच था। मगर इतने में ही तुषार का स्टेशन आ गया। तुषार जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और ओवर ब्रिज पर चढ़ते चढ़ते उसने वापस से ट्रेन की ओर देखा तो पाया कि वही शख्स जो कुछ देर पहले ट्रेन से नीचे कूदा था वही ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा तुषार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। इसके बाद तुषार भागते भागते तुरंत अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से उसने उस ट्रेन में कभी भी पैर नहीं रखा।